नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। तो ट्रंप ने कल यह कहा है कि भारत ने उसके दबाव के बाद, उसके डर से रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब अभी तक भारत सरकार से कोई बयान तो आया नहीं है कि तेल खरीदना बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए हम यह नहीं जानते कि यह सच है या झूठ है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ट्रंप ने भारत को चुन क्यों लिया है, क्यों वो भारत के पीछे इस तरह से पड़ा हुआ है। अभी कल ही उसने 39वें बार फिर से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग मैंने रुकवाई थी। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होती है और उस मीटिंग के विजुअल्स आप लोग देखते हैं। पुतिन ये बताता है कि कैसे बराबरी होती है, कैसे डंका बजता है, जहाज अगल बगल लगती है, एक साथ निकलते हैं, सारा नाटक होता है, गला वाला मिलना नहीं होता है। गले मिलने के लिए हमारे वाले ही जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो आकुल रहते हैं। अगर वो होते ट्रंप के सामने या पुतिन के सामने तो जबरदस्ती गले पड़ने की कोशिश करते, जैसे अभी इंग्लैंड में स्ट्रेमर के साथ उन्होंने किया है। यहां कोई गला वाला मिलना नहीं था, लेकिन यहां ट्रंप की हिम्मत नहीं हुई साथ में बैठ के कि पुतिन के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह सके। समझौता भी पुतिन ने नहीं किया, यह भी नहीं कि मान लिया हो ट्रंप जो कह रहे हैं। इस जिद पे अड़ा रहा कि जो जमीन हमने कब्जा की है, यूक्रेन की जंग के बाद कब्जा की है, 1 लाख के आसपास रूसी सैनिक शहीद हुए हैं, मारे गए हैं और मिलियंस ऑफ रूबल खर्च हुआ है, वो जमीन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और उसके बावजूद ट्रंप कहता है बातचीत बहुत अच्छी रही, आगे और बातचीत होगी। ये होती है बराबरी। बराबरी होती है चाइना के साथ, जो रशिया से जबरदस्त तेल खरीदता है, लेकिन उसके बावजूद चाइना के ऊपर ट्रंप कोई टैरिफ एक्स्ट्रा नहीं लगाता, 90 दिन का और टाइम दे देता है बातचीत के लिए। और आपके साथ 25% का टैरिफ पहले लगाता है, फिर रशिया से तेल खरीदने के बहाने 25% की पेनाल्टी लगाता है और कहता है कि अगर पुतिन से बातचीत असफल हो गई तो इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगा देंगे। मतलब अकेले इंडिया को चुन लिया है ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए। और इसके साथ ये जोड़ लीजिए कि पाकिस्तान को लगातार छूट मिल रही है, टैरिफ में छूट मिल रही है, हथियार मिल रहे हैं। आसिम मुनीर को बुलाकर लंच कराया जा रहा है। आसिम मुनीर अमेरिका की धरती पर बैठकर एटॉमिक वार की धमकी देता है और कुछ नहीं होता है। और मोदी जी लाल किले से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जुमलों की ऐसी बरसात होती है। वैसी बरसात तो दिल्ली में पानी की कल नहीं हुई जैसी बरसात मोदी जी के जुमलों की हुई। बातें बातें बातें। किसानों के हित से और डेयरी वालों के हित से समझौता नहीं करेंगे। असल में आप यह कहना चाह रहे हैं कि हम अंबानी और अडानी के हित से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया से तेल खरीदने से फायदा जो हो रहा है वो तो अंबानी का हो रहा है। 65% फायदा अंबानी ले जा रहा है, 35% फायदा सरकारी कंपनियां ले जा रही हैं। हमको आपको तो कोई फायदा मिल नहीं रहा है। रशिया से सस्ता तेल मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो सस्ता तेल खरीद के जनता को सस्ता नहीं दिया जा रहा है। $35-40 प्रति बैरल के हिसाब से आप खरीद रहे हैं तेल और जनता को मिल रहा है 102-105 रुपए लीटर। अब एथेनॉल मिलाने का नया आया है, एथेनॉल मिलाएंगे, ये आएगा वो आएगा, उसका क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन पेट्रोल की कीमत कहीं से कम नहीं हो रही है। फायदा अंबानी उठा रहे हैं, रशिया से खरीद रहे हैं और यूरोप में बेच रहे हैं, माल बना रहे हैं। तो रशिया से तेल खरीदना अगर बंद करते हैं मोदी, तो नुकसान जो होगा वो अंबानी का होगा, देश का नुकसान नहीं होने वाला है। देश तो पहले भी 100 रुपए का खरीद रहा था पेट्रोल और अब भी 100 रुपए का पेट्रोल खरीदेगा। बातें बड़ी बड़ी, करना कुछ नहीं। ना रोजगार है आपके पास। अब आपको सेमी कंडक्टर याद आ रहा है क्योंकि अमेरिका ने लगा दिया है टैरिफ और आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्शन 10-11 साल में आपने तैयार नहीं किया जिससे आप दुनिया को धमका सकें। चाइना रेयर अर्थ मटेरियल बनाता है जिसके बिना अमेरिका का काम भी नहीं चलता है। चाइना के ऊपर टैरिफ अगर लग जाएगा, चाइना ने पहले भी एक बार बंद किया है, दोबारा बंद कर देगा, रेयर अर्थ मटेरियल भेजना अमेरिका के लिए परेशानी हो जाएगी। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। मेक इन इंडिया के नाम पर असेंबल इन इंडिया का नाटक चल रहा है। सारी चीजें बाहर से मंगा लो, टेक्निक बाहर से मंगा लो, यहां पर सिर्फ असेंबल करो और बेचो। तो आप असेंबल नहीं करेंगे, कोई और करेगा। आपके असेंबल ना करने से वर्ल्ड मार्केट पर कोई असर नहीं होगा।
आपके पास एक ताकत है कि आपका मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन आपका अपना प्रोडक्शन कुछ नहीं है। यहां से नहीं मंगाएंगे तो वहां से मंगाना पड़ेगा। चाइना चाइना स्वदेशी की बात आप करते हैं, एक बार चाइना का टिकटॉक बैन कर देते हैं और चाइना से लगातार इंपोर्ट बढ़ाते जाते हैं। टिकटॉक और 2-4 ऐप्स बैन करके आप चाइना के खिलाफ माहौल बनाते हैं। भक्त निकल जाते हैं दिवाली पर, लड़ियां और बाकी सारी चीजें जो होती हैं, इलेक्ट्रिक झालर, ये सब चाइना का मत खरीदो, बैन करो वगैरह शुरू करते हैं, जिसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन चाइना से इंपोर्ट बढ़ता जाता है और अब जब अमेरिका से पिटाई होती है तो फिर आप चाइना के पास जाने की कोशिश करते हैं। लाल किले से कल जो भाषण दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, जिसको मैंने पहले ही कहा जुमले की बरसात थी, उसमें आरएसएस के 100 सालों की बात की। 100 गौरवशाली साल, इतने गौरवशाली कि 1925 से 1947 तक आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं। आजादी मिल गई तो 3 रंग के झंडे को अशुभ कहा गया। संविधान बन रहा था तो कहा गया मनुस्मृति को संविधान बना दो, और तमाम दंगों में भागीदारी के सबूत जो हैं वो तो हवा में बिखरे हुए हैं, आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएंगे। इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटने के अलावा और क्या योगदान किया है आरएसएस में, ये बात उसको बतानी चाहिए। कहा दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे कहिए दुनिया का सबसे बड़ा अनरजिस्टर्ड एनजीओ है, जिसके बाइलास क्या है किसी को नहीं पता है, जिसका पैसा आता कहां से है और जाता कहां है किसी को नहीं पता है। और उसके बाद भक्त लोग बाजा बजाएंगे कि दुनिया में डंका बज रहा है। अमित शाह जी ने कहा था कि बिना नरेंद्र मोदी से पूछे कुछ नहीं होता है दुनिया में। अमित शाह जी को बताना चाहिए कि पुतिन ने फोन करके पूछा था इनसे कि मैं अलास्का जाऊं कि ना जाऊं, या ट्रंप ने फोन करके पूछा था कि यह बताओ तुमको और गालियां दूं या इतनी बहुत हो गई। बताना चाहिए कि दुनिया में अगर सब कुछ इनसे पूछ के ही होता है तो अलास्का की जो मीटिंग हुई है अभी, उसमें उनका क्या रोल था। बताना चाहिए कि गजा के अंदर जो सीज फायर की कोशिशें चल रही हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी का क्या रोल है। बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी और इनकी पार्टी पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क घोषित करने की बात करते रहे और कैसे संयुक्त राष्ट्र के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली 2 संस्थाओं में पाकिस्तान को एंट्री मिल गई, एक में तो प्रेसिडेंट बना दिया गया। कौन सी नीति है इनकी, जीएसटी जीएसटी जीएसटी, और अब जीएसटी में सुधार होगा। और सुधार भी क्या होगा, राहुल गांधी जो बात 2016 में कह चुके कि 18% कैप होना चाहिए, जीएसटी 18% से ज्यादा किसी हाल में नहीं होनी चाहिए, वो आप अब करने जा रहे हो। 9 साल बाद आप करने जा रहे हो और कह रहे हो दिवाली में गिफ्ट दे रहे हैं। ये गिफ्ट क्या है? ये गिफ्ट ये है किसी के घर डाका डालो, उसका सारा सोना चुरा लो और उसके बाद कहो लो भाई ये वाली अंगूठी आपको हम गिफ्ट कर रहे हैं। 28% तक जीएसटी को ले जाया गया। ये देश जीएसटी के तले पिस रहा है, टैक्स के तले पिस रहा है। एक आदमी किस चीज पर सांस लेना छोड़ दीजिए तो हर चीज पर टैक्स है। कल को सांस लेने पर भी टैक्स लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद आप कह रहे हैं हम गिफ्ट देने जा रहे हैं, यानी जीएसटी थोड़ी सी कम कर देंगे। 5 रुपए के सामान की कीमत बढ़ा के कर दो 25 रुपए और फिर 20 रुपए में बेचो और कहो 5 रुपए की छूट दे रहे हैं। ये मोदी जी की पॉलिसी। और कह रहे हैं किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। किसान आए थे भाई साहब, हजारों किसान आए थे अपने ट्रैक्टर्स लेकर, यहीं दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े थे और आपने उनसे बात तक नहीं की। 700 किसान मर गए, आपने उनसे बात तक नहीं की। एमएसपी मांग रहे हैं किसान, एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, आप देने को तैयार नहीं हैं। लेकिन किसानों के हितों की बात आप जरूर करेंगे। उधर अडानी के खिलाफ केस लगातार मजबूत होता जा रहा है अमेरिका में। कोर्ट में कह दिया गया कि भाई हमने तो अडानी को समन भेजा था भारत सरकार के पास और हेग कन्वेंशन के हिसाब से समन को आपको सर्व कराना था, आपको सहायता करनी थी अडानी के खिलाफ जो केस अमेरिका में चल रहा है उसमें अमेरिका की। लेकिन 6 महीने में सम्मन दिल्ली से गांधीनगर अडानी के घर तक नहीं पहुंच पाया। तो आपको जिनके हितों की रक्षा करना है उनका नाम किसान नहीं है, उनका नाम डेयरी वाले नहीं है, उनका नाम भारतीय नहीं है, उनका नाम है अडानी और अंबानी। उनके हितों की रक्षा के लिए आप सब कुछ करेंगे और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए घुसपैठिए घुसपैठिए करते रहेंगे। अरे 11 साल से आपका शासन है, घुसपैठिए आ कहां से रहे हैं?
बीएसएफ आपकी, सीआरपीएफ आपकी, सेना आपकी, सरकारें आपकी, उसके बावजूद घुसपैठिए इंडिया में घुस कैसे जा रहे हैं? जब रिकॉर्ड मांगने जाओ, संसद के अंदर सवाल उठता है तो घुसपैठियों के बारे में आप कह देते हैं हमें कुछ पता नहीं, हमारे पास कोई नंबर्स नहीं है घुसपैठियों के। और जब कोई रोजगार मांगे तो आप कह दीजिए कि घुसपैठियों के चलते रोजगार नहीं मिल रहा है। कितने घुसपैठियों को रोजगार मिला है भाई, और कैसे घुसपैठिए आपके राज में रोजगार पा जा रहे हैं? घुसपैठियों का सारा खेल सिर्फ वोट चोरी पर पर्दा डालने के लिए और अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए। इंटरनेशनल डंका फट चुका है। नेशनल डंका समझ में आ गया है, वोट चोरी से बचाया गया है। बच गई सिर्फ गोदी मीडिया, जो 14 अगस्त को वीडियो चला के पूछती है कि हिंदुस्तान से सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं गए। यही एक सबसे बड़ी समस्या यहां पर रह गई है। यह नहीं बताया जाएगा कि जितने मुसलमान गए थे लगभग उतने ही हिंदू पाकिस्तान से यहां आए थे। यह नहीं बताया जाएगा कि देश का बंटवारा आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की वजह से हुआ, जिन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था कि हिंदू मुसलमान का एक साथ रहना मुश्किल हो गया था। यह नहीं पूछा जाएगा आजादी के दिन के एक दिन पहले कि रोजगार कितने लोगों को मिले, देश का विकास कितना हुआ, देश के एक्सपोर्ट्स कितने बढ़े। यह सब नहीं पूछा जाएगा। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। लेकिन अब वक्त आ गया है, यह हिंदू मुसलमान का भी बहुत तमाशा हो गया है। जनता अब जानती है सारी चीजों को। जो हिस्सा नहीं जानता है वो भी आज नहीं तो कल जान जाएगा, और वो भी सवाल पूछेगा कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, आपको इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं मोदी जी? ऐसी कौन सी कमजोरी है आपकी कि आप दबे जा रहे हैं? ऐसी कौन सी दिक्कत है कि दुनिया के सारे मुल्कों को छोड़कर वो सिर्फ आपके पीछे पड़ा हुआ है? और अगर नहीं संभल रहा है देश तो छोड़ दीजिए गद्दी, कोई और संभालेगा। कब तक देश को गड्ढे में डुबोते रहेंगे मोदी जी? ये सवाल अब जनता पूछेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।